वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा काजेज़ ऑफ वर्ल्ड वार टू के काजेज़ क्या थे, वो क्या क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार टू हुई। इससे पहले आपको बता दूं कि जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले एक वर्ल्ड वार वन भी हुई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड वार वन को बेसिकली ये जो वन का हिस्सा है ये वर्ल्ड वार टू के बाद लगा कि जब वर्ल्ड वार टू हुई तभी इसे वर्ल्ड वार वन कहा गया और इसे वर्ल्ड वार टू कहा गया। वर्ल्ड वार टू में तकरीबन 100 यानी कि 100 मिलियन लोगों ने शिरकत की। इसमें मिलिट्री भी थे, सिविलियन भी थे, या टोटल अफराद तकरीबन अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो 1 मिलियन थे। और इसमें मोर देन 40 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें मर गए। और तकरीबन 20 मिलियन लोग जो थे वो वाउंडेड हुए, वो ज़ख्मी हुए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए थे। तो अब हम जानते हैं कि इसके काजेज़ क्या थे। बेसिकली ये जो वर्ल्ड वार टू थी, इतनी डेडली वार, क्या काजेज़ थे जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका काजेज़ जो हैं उसमें आता है अलाइंस सिस्टम। अलाइंस सिस्टम, जब भी कोई वार होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इससे दो कंट्रीज़ की वार बाकी सारे कंट्रीज़ की वार में कन्वर्ट हो जाती है। दो कंट्रीज़ का मसला है, तो अलाइंस में होने की वजह से दूसरे कंट्रीज़ भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब वर्ल्ड वार टू में बेसिकली दो ग्रुप थे। एक था एक्सिस पावर और एक था अलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान था, और अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया था, और बाद में इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हो गया इस ग्रुप में। तो बेसिकली ये अलाइंसेस ने कैसे वर्ल्ड वार टू शुरू की, ये आप इस मैप से देखिए। जर्मनी ने बेसिकली इन्वेड किया पोलैंड पर। ठीक है, जब जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड पर तो रशिया को इस बात का ख़तरा हुआ कि अब जर्मनी रशिया पर भी इन्वेड करेगा, लिहाजा रशिया ने काउंटर अटैक किया दोबारा जर्मनी पर। अब देखिए कि रशिया अलायंस में था फ्रांस के साथ, और फ्रांस ब्रिटेन के साथ, मतलब ये तीनों कंट्रीज़ अलायंस में थे। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया तो इधर से रशिया ने अटैक किया जर्मनी पर, इधर से फ्रांस ने अटैक किया जर्मनी पर, और इधर से यूनाइटेड किंगडम, ये आप देख सकते हैं, इसने अटैक किया जर्मनी पर। तो ये तीन कंट्रीज़ तो आपस में अलायंस में थे, सोवियत यूनियन, इधर से यूनाइटेड किंगडम, इधर से फ्रांस। जर्मनी के साथ अलायंस में था इटली था, और दूसरी तरफ से जापान था जो अब इंतहाई मशरक़ में है। ठीक है, एशिया में है। लेकिन उस वक्त जापान काफ़ी बड़ी एक इकोनॉमिक पावर था, इंडस्ट्रियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मिलिट्री भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी थी। तो वो वर्ल्ड वार टू में एक काफ़ी बड़ा उम्मीदवार था। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है अलाइंसेस की। तो आप कंसिडर कर लें कि ये अलाइंसेस ना होते, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इनका आपस में अलाइंस ना होता, हर कंट्री इंडिपेंडेंट होता, अलग अलग से होता। तो जर्मनी फ़र्ज़ कर लें अगर उसने पोलैंड पर इन्वेड किया था और रशिया को इससे ख़तरा था, तो सिर्फ वार रशिया में और जर्मनी में होनी थी। बाकी कंट्रीज़, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और उधर से जापान, इनको शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अलाइंस ही ना होता। ये दो कंट्रीज़ आपस में लड़ते, मे बी किसी फॉरेन कंट्रीज़ के इंटरवेंशन से, मे बी जो यूके उस वक्त काफ़ी बड़ी पावर था, यूके इसमें इन्वॉल्व होता और वो ये जंग रुकवा देता, तो ये जंग यहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन अलाइंस में होने की वजह से ये जंग, दो कंट्रीज़ की जंग, वर्ल्ड वार टू में कन्वर्ट हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह अलाइंसेस वर्ल्ड वार टू का बायस बने। दूसरे नंबर पर इसमें आता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल क्या थी? ट्रीटी ऑफ वर्सेल वर्ल्ड वार वन के बाद साइन की गई थी। ये ख़ास तौर पर जर्मनी के लिए थी, क्योंकि जर्मनी को उस वक्त शिकस्त हुई थी वर्ल्ड वार वन में भी। तो जर्मनी पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। इसके अलावा इसको रिपरेशन देना पड़ी, तकरीबन 6,600 मिलियन पाउंड जर्मनी को देना पड़े। इसके अलावा जो जर्मनी की मिलिट्री थी उसे 1 लाख अफराद तक महदूद किया गया। जर्मनी पर यह पाबंदी लगाई गई कि वो अपनी नेवल आर्मी नहीं रख सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महदूद थी वो। मिसाल के तौर पर जर्मनी कोई सबमरीन नहीं रख सकता। इसके अलावा जर्मनी पर यह पाबंदी लगाएगी कि वो एयरफोर्स नहीं रख सकता। जर्मनी का तकरीबन 11% लैंड जर्मनी से ले ली गई। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो वर्ल्ड वार वन के बाद ख़त्म कर दी गई, उन्हें मैंडेट्स में कन्वर्ट करके अलाइड पावर्स को, जो फातिहा थे, उनको दे दिया गया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को बेसिकली ट्रीटी ऑफ रिवेंज भी कहा जाता है। अब इसने वर्ल्ड वार टू में कैसे अपना असर डाला, कैसे, तो आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जर्मनी काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री था उस वक़्त। अगर आप उससे 11% उसकी लैंड ले लें, उसकी सारी कॉलोनीज़ ले लें, उस पर मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन लगा दें, उस पर इकोनॉमिकली आप रिपारेशन उस पर लगा दें, तो बेसिकली एक सेंस ऑफ रिवेंज जर्मनी में आई कि अब वो दोबारा से प्रिपेयर होगा, दोबारा से अपनी आर्मी तैयार
एक्सपायर करेगा, दोबारा से ये सब कुछ होगा और दोबारा फिर से वो अपनी प्रीवियस पोजीशन हासिल करेगा जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसी तरह ट्रीटी ऑफ वर्साइल बेसिकली काज बनी वर्ल्ड वार 2 का कि जर्मनी ने दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर दिया। इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको राइज़ ऑफ हिटलर में मिलेगी। हिटलर जर्मनी का चांसलर था जो 1933 में बना था, ठीक है। तो जब ये चांसलर बना जर्मनी का, तो इसने क्या किया कि 1933 में चांसलर बना। 1935 में इसने क्या किया कि जर्मनी में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दी मेल मेंबर्स के लिए, कि जितने भी जर्मनी के मेल हैं उनके लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है कि वो अब करेंगे। मकसद क्या था? आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना। इसके अलावा 1936 में इसने 2 अलाइंस बनाए अपने, ये जो यहाँ पर बने हुए हैं। पहला अलाइंस इसने इटली के साथ बनाया, दूसरा अलाइंस इसने जापान के साथ बनाया। इसके बाद मार्च 1938 में, ठीक है, मार्च 1938 में जर्मनी ने इन्वेड कर दिया ऑस्ट्रेलिया पर और ऑस्ट्रेलिया को अपनी कॉलोनी बना लिया या अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये हंगरी है और तकरीबन ये वाला जो एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो इस वक्त जर्मनी बेसिकली इस पर इन्वेड कर चुका है और इसको अपने एम्पायर में शामिल कर चुका है। इसके बाद जर्मनी बेसिकली पोलैंड पर अटैक करता है और फिर ये वर्ल्ड वार 2 शुरू होती है। तो 1938 में इसने ऑस्ट्रेलिया पर कब्ज़ा किया। इसके बाद 1939 में हिटलर क्या करता है? पोलैंड पर इन्वेड करता है, तो जिससे फॉर्मली वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है। तो राइज़ ऑफ हिटलर बेसिकली वर्ल्ड वार 2 का एक बहुत बड़ा काज था। ये डिक्टेटर भी था और आप हिटलर का नाम ही काफ़ी है उसके इंट्रोडक्शन के लिए, फ़र्दर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली वर्ल्ड वार 2 इसी बंदे ने शुरू की जब जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया इसकी लीडरशिप में। नंबर 4 पर आता है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, कि लीग ऑफ नेशन का फेल होना भी वर्ल्ड वार 2 का बायस है। तो लीग ऑफ नेशन फेल कैसी हुई? बेसिकली इसके फेलियर के काफ़ी सारा काजेज़ हैं, आप अलग से मेरी वीडियो देख सकते हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो इसमें यह आता है कि इसमें कोई भी सुपर पावर शामिल नहीं थी लीग ऑफ नेशन में। जिस तरह आजकल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 193 मेंबर स्टेट्स उसका पार्ट भी हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। रशिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। लेकिन लीग ऑफ नेशन में खामी ये थी कि अमेरिका इसका पार्ट नहीं था, रशिया पार्ट था, बाद में वो निकल गया। इसी तरह जापान भी इसका पार्ट था, वो भी निकल गया। इटली पार्ट था, जर्मनी पार्ट था, ये सारे इसमें से निकल गए, जो इसकी फेलियर का बायस बने। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। लीग ऑफ नेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी कंट्री के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेती, कोई काम करती, तो उसके पास अपनी आर्मी नहीं होती थी कि वो अपने फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवा सके, अपने फ़ैसले पर अमल करवा सके। तो इसी तरह जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो ये इस बात का पक्का संदेश था कि लीग ऑफ नेशन फेल हो चुकी है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जब इस्टेब्लिश की गई तो इसका सबसे बड़ा मकसद ही ये था कि फ्यूचर में किसी भी किस्म की वार को रोका जाए और पीस कायम किया जाए। जबकि वर्ल्ड वार 2 का होना लीग ऑफ नेशन की फेलियर का बायस बना कि लीग ऑफ नेशन इस काम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही कि वो वार को अवॉइड कर सके। तो बेसिकली लीग ऑफ नेशन का फेल होना इस तरह से वर्ल्ड वार 2 का काज बना। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है इकोनॉमिक डाउनफॉल। इससे क्या मुराद है? आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 1914 टू 1918 तक रही, 1914 टू 1918। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 जो थी वो 1939 में शुरू हुई जब जर्मनी ने इस पे पोलैंड पर इन्वेड किया। तो इनके दरमियान का जो अरसा बनता है वो 1930s का बनता है और 1930s वो ईरा है जो आप जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन का ईरा है, ठीक है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, ग्रेट डिप्रेशन का ईरा है। तो ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, स्टॉक एक्सचेंज क्राइसिस आ गए। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा उसमें कमी देखी गई। पूरी दुनिया मतलब मौशी मसाइल में गिर गई। तो जब दुनिया में इस तरह के बहुत ज़्यादा मौशी मसाइल थे, लोग गुर्बत का शिकार हो गए, कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं था, तो एक इकोनॉमिक डाउनफॉल आया। लेकिन ये इकोनॉमिक डाउनफॉल वर्ल्ड वार 2 का कैसे बायस बना? अब बेसिकली उस वक़्त जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये पॉइंट बेसिकली उसी में आता है कि लीग ऑफ नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऑर्गन था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या लीग ऑफ नेशन जब भी किसी कंट्री के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती थी तो वो कंट्री उस पर अमल करने का पाबंद नहीं होता था। आप फ़र्ज़ करें लीग ऑफ नेशन, या आप कंपेयर कर लें कि आजकल की जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आप फ़र्ज़ करें ईरान की मिसाल सबसे आगे है कि ईरान जब भी कोई जैसे वो न्यूक्लियर पावर अटेन करना चाहता है
तो उसको रोकने के लिए उस पर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती हैं यूएनओ की तरफ से, और बाकी सारे कंट्रीज़ उसको ओबे करते हैं। ठीक है, अगर कोई ओबे ना करे तो उस पर भी सैंक्शन लगा दी जाती हैं, और इस तरह से ये काम आगे बढ़ता है। लेकिन लीग ऑफ नेशन जब भी किसी कंट्री पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाती थी तो वो दूसरे कंट्रीज़ उस पर अमल नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर जब जापान ने उस पर मंचूरिया पर अटैक किया, जब उसे लीग ऑफ नेशन से निकलना पड़ा, तो लीग ऑफ नेशन ने उस पर सैंक्शन लगाई, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ ने उस पर अमल नहीं किया। लीग ऑफ नेशन ने उस पर ट्रेड सैंक्शन लगाई कि कोई कंट्री जापान से ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन जापान उस वक्त एक इंडस्ट्रियल पावर था, उसकी चीज़ें बिकती थी। तो दूसरे कंट्रीज़ ने कहा कि भाई एक तो पहले से इकोनॉमिक डाउनफॉल है, पहले से गुर्बत है, अगर हम मज़ीद ट्रेड कम कर दें, अगर हम तजारत ना करें तो हम क्या खाएँगे या हम क्या करेंगे। तो इस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली लीग ऑफ नेशन का कोई भी फ़ैसला अमल में नहीं आया कि जब भी कोई कंट्री गलत काम करता है तो वो बड़ा कंट्री होता, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, रशिया, जापान, इटली, बाकी जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं उन्होंने क्या करना है। ठीक है, तो यही सुपर पावर्स थी, यही इंपीरियल पावर्स थी, जब भी इन्वेड करना होता इन्होंने ही करना होता, तो इन पर सैंक्शन लगाई जाती। तो जो गरीब कंट्रीज़ होते थे बेसिकली नुकसान उन्हीं को होता था, क्योंकि इन्होंने इनसे चीज़ें लेनी होती थी, कुछ कॉलोनीज़ थे पहले। तो इकोनॉमिक डाउनफॉल बेसिकली इस तरह से वर्ल्ड वार 2 का बायस बना कि कोई भी उस पर सैंक्शन नहीं लगती थी, कोई उस पर अमल नहीं करता था, जो कंट्री जिस तरह चाहे वो करे। उसने जापान ने मंचूरिया पर अटैक किया, इटली ने इथियोपिया पर इन्वेड कर दिया, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। इन पर अगर कोई सैंक्शन होती, कोई अमल दरामद नहीं है। तो जब इसने इस पर अटैक किया पोलैंड पर, तो बाद में मैंने जैसे आपको पहले बताया रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और फिर जर्मनी, इटली और जापान, ये सारे के सारे वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो गए। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको ज्वाइन किया, और इस तरह ये वार चली। और जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 100 मिलियन लोगों ने इसमें शिरकत की, जिसमें तकरीबन 40 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको किसी न किसी हद तक वर्ल्ड वार 2 के काजेज़ पता चले होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।